बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो 8th में साइंस का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे किसी में एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, फूड प्रोडक्शन और उसको महफूज करना, प्रिजर्वेशन, हेल्थ में इसका क्या काम है, उसमें हम मेडिसिन तैयार करेंगे और क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी हमारे पास होगा कि इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बेटा आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें दो तरह की अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। एक कहलाती है हमारे पास क्या भला, पेस्टिसाइड्स, और एक हमारे पास क्या कहलाएगी, वीडिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं, जो फसलों को या क्रॉप को नुकसान पहुंचाती हैं। उसके अंदर इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, फंजाई भी आ सकती है, वायरस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकती है। तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, पेस्ट कहलाती हैं। तो अब क्या होगा कि पेस्टिसाइड क्या होती है, ऐसे केमिकल्स, ये दोनों जो है ना, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड, ये क्या है, केमिकल्स हैं। वीडिसाइड, वीड का मतलब याद से आप क्या लें, कुछ लोग इसे कहते हैं कि हम वीडिसाइड की बजाय हर्बिसाइड लिख लें, वो भी ठीक है, हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड या वीडिसाइड ये क्या करते हैं, ये जो फसल के अंदर हमारे पास ऐसे प्लांट्स उगाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और वो क्या करेंगे, वो प्लांट जो है ना, जो हमें फसल चाहिए होती है उसका पानी भी क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स भी क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से फसल की यील्ड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो जो अनडिज़ायर्ड प्लांट्स हैं हमारी फसलों के अंदर, उन्हें हम क्या करें, ख़त्म करें। तो उसके लिए पुराने ज़माने में तो गोडी किया करते थे, लेकिन आजकल हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनसे हर्बिसाइड इस्तेमाल करेंगे, तो स्प्रे कर देंगे। तो स्प्रे से क्या होगा कि हमारी फसल तो ठीक रहेगी, लेकिन जो फसल होगी जो कि हमें नहीं चाहिए है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, ये दोनों केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का नुकसान क्या है कि ये कहता है कि साथ साथ डैमेज द क्रॉप्स, ये फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स जो है ना, वो ह्यूमन बीइंग पे भी आ सकते हैं कि वो इनको खाएगा तो उनके अंदर भी जो है ना केमिकल्स जाएंगे। इसका इलाज बायोटेक्नोलॉजी ने ढूंढा। अब बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि उसने अब क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही पेस्टिसाइड और वीडिसाइड बनाए। अब पेस्टिसाइड और वीडिसाइड जो बनाए हैं, तो अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये जो पेस्ट है, पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को हम ढूंढेंगे, और दूसरा हर्बिसाइड या वीडिसाइड जो है ना, वीड रेजिस्टेंट जीन। अब हम देखेंगे कि कौन सा पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है कि वो जीन प्रोटीन बनाए और पेस्ट उसके ऊपर हमला ना करे, और कौन सी जो है ना वीड रेजिस्टेंट जीन है जिसको हम प्लांट के अंदर डाल दें तो ये क्या हो कि वो इसको क्या करे, ख़त्म कर दे। अब पेस्ट रेजिस्टेंट जीन और वीड रेजिस्टेंट जीन ये हम क्या करेंगे, ये प्लांट में इंजेक्ट कर देंगे। जो प्लांट का सेल होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको दाखिल कर देंगे जीन को। अब ये जीन क्या करेगा कि ये जीन प्लांट के अंदर प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन कैसी होगी, वो प्रोटीन क्या करेगी, वो पेस्ट को जो क्रॉप है उसके ऊपर नहीं आने देगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन पैदा होगी। वो प्रोटीन जब ये खाएंगे पेस्ट, तो वो या तो वहाँ से भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना वीड रेजिस्टेंट जीन होगी जो क्या करेगी कि उन वीड्स को क्या करेगी, उगने नहीं देगी, जो इसके साथ साथ प्लांट के साथ साथ हों। तो इसी तरह से एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, वो है एफिड्स की। एफिड्स एक पेस्ट है, और ये होता है किसकी फसल में, बड़ा गंदम की फसल में, वीट में। अब एफिड के अगेंस्ट एक जीन निकाला गया जो इसके खिलाफ रजिस्ट करता था, उस जीन को इस वीट में दाखिल किया गया। तो अब ये वीट जो है ये क्या होगी, ये एफिड से बच गई।
pH। तो इस एफिड से ये वाली वीट जो है गंदम वो क्या होगी, इसका शिकार होने से बच गई, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कर दिया, जीन दाखिल कर दिया। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेन जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो उससे हम क्या कहेंगे, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो अब ये वीट जो होगी ये कौन सी होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगी। इसी तरह से ये जो हमारे पास बरसगीर का इलाका है, यहाँ पे बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है, यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और कुछ गरीब ममालिक में, यानी कि बांग्लादेश के जो है ना इलाके के अंदर या हिंदुस्तान के इलाके के अंदर, उनके पास खाने के लिए सिर्फ चावल है। यानी हम तो दाल चावल खा रहे हैं या हम चिकन चावल खा रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, यानी कि राइस खा रहे हैं, वो अभी उबले हुए, यानी उसके अंदर जो है ना घी डालने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। अब ऐसी जो है वजह से क्या होगा, सिर्फ उबले चावल खाने से क्या होगा, कि उबले चावल खाने की वजह से क्या होगा कि वो लोग विटामिन ए की कमी का शिकार है, जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन ए की क्या हो जाएगी, उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इस डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर आ जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये उनका क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये बीमारी जो है ना, ये क्या है, ये हम कहेंगे कि हेरिडिटरी है। ये विटामिन ए की वजह से नहीं होगी, ये हेरिडिटरी होगी। हेरिडिटरी किसे कहेंगे, जो जीन में म्यूटेशन की वजह से आएगी, क्योंकि आगे हम इसका देखेंगे क्या करेंगे। जीन म्यूटेशन की वजह से वो कलर ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होगी वो होगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अब इन ममालिक में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना उबले हुए चावल खाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने में है कि वहाँ वो लोग नाइट ब्लाइंडनेस और इम्यूनिटी सिस्टम में डिस्टर्बेंस का क्या है, शिकार है। तो अब क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि राइस जो है उनके अंदर एक जीन जो है, वो जीन जो विटामिन ए बनाता है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, इंजेक्ट कर दिया। तो इस तरह ये राइस कहलाएगा अब GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना गोल्डन राइस के नाम से मशहूर है ये। तो गोल्डन राइस जो होगा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर विटामिन ए वाला जीन है, और ये विटामिन ए बनाएगा तो वो लोग जब खाएंगे तो ये अब किसका शिकार नहीं होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस और इम्यूनिटी सिस्टम में डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होंगे। इसी तरह से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, वो वीट तैयार कर रही हैं, अभी इब्तदाई मराहल में हैं। वो वीट कौन सा तैयार कर रही हैं, जिसके अंदर आयरन हो। तो अब क्या होगा कि ऐसा जीन जो आयरन प्रोड्यूस करता है वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वीट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, और ये भी क्या कहलाएगी फिर GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए से जो अब हम गंदम जो है ये खाएंगे तो इसके अंदर आयरन की कमी भी क्या हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे पास बात थी किसकी भला, एग्रीकल्चर की। अब आता फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमें अब क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, और क्या चाहिए, मीट चाहिए। तो हम अब देखेंगे कि ऐसे एनिमल्स तैयार करें जो क्या दें, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क दें। तो हम देखेंगे कौन सा जीन है जो कि मिल्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उस जीन को हम इन एनिमल्स के अंदर, चाहे काओ है, बफेलो है, गोट है, उसके अंदर क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो ये GMO जो हमारे पास होंगे एनिमल, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे जानदार होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, गोश्त पैदा करें। तो हम ये देखें कौन सा जीन है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्या करेगा, वो प्रोटीन, गोश्त वाली प्रोटीन पैदा करेगा। तो हम वो वाला जीन इन एनिमल्स के अंदर क्या करेंगे, वो इंजेक्ट कर देंगे, और ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये GMO जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएंगे, मीट बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है हेल्थ। हेल्थ के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक है मेडिसिन और एक क्या है, टेक्निक्स। मेडिसिन हमारे पास जो है ये हम बनाएंगे किसके ज़रिए से, बैक्टीरिया के ज़रिए से। कैसे बनाएंगे ये हमने पहले पढ़ा है।
कैसे पढ़ा है कि हमने कहा था कि हम जीन लेंगे, जो हमारा डिज़ायर जीन होगा उसको हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर इस जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को, जिसके अंदर के कोई इंसानी जीन भी होगा, उसको फिर हम दोबारा बैक्टीरिया में दाखिल कर देंगे। बैक्टीरिया क्या हुआ, रिप्रोड्यूस होगा। हमने ये पढ़ा था कि 20 मिनट में ये क्या हो जाता है, ट्वाइस यानी कि दुगना हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या करेगा कि एक वक्त आएगा कि जीन जो है वो अपनी प्रोडक्शन प्रोटीन की शुरू कर देगा, तो जो हमें चाहिए होगी। तो हमने इसमें कौन सी पढ़ी थी पहले वाली, तो पहले वाली जो हमने पढ़ी थी मेडिसिन वो थी इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ये डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए। दूसरी जो है तैयार की जा रही है वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ना ये किसके लिए तैयार की जा रही है, कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए। और दूसरा जो है ना ये एंटीवायरल है। तीसरी चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है, ये है बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन, बीटा एंडोर्फिन जो है ये पेन किलर है। तो कितनी हो गई है, इंसुलिन, इंसुलिन हो गई है, और कौन सी हो गई है, बीटा एंडोर्फिन, और फोर्थ हमारे पास जो है ना वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन क्या क्या करेंगे कि जो लोग जो हैं जिनके अंदर ये नहीं पैदा हो रहा, वैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करता है जो यहाँ पे होता है, तो एलमंड टाइप या पी शेप का होता है, पी शेप होती है, इसके 2 लोब्स होते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन पैदा नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा कि वो जो शख्स है वो क्या हो जाएगा, डवार्फ। डवार्फ का मतलब कि बोना, वो बोना बन जाएगा। अब कोई शख्स बोना हो रहा है तो हमें पता लग रहा है कि ये शख्स जो है ना इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर तो हार्मोन पैदा नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो बोना बन रहा है या डवार्फ हो रहा है। अब हम उसको क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन के टीके लगाएंगे। अब जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट किसको करेगा, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देगा। तो ये मेडिसिन और बहुत सारी मेडिसिन हमारी बुक में सिर्फ 4 दी गई हैं, तो वो ये हैं, एक इंसुलिन, इंटरफेरॉन, बीटा एंडोर्फिन और क्या है, ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद आए टेक्निक्स। टेक्निक की अगर हम बात करें टेक्निक्स, एक इसमें रह की जो हमने पहले पढ़ी थी वो कौन सी थी वाला, वैक्सीन। वैक्सीन तो हम जीएमओ से यानी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके, हमने कहा था कोरोना की वैक्सीन बन सकती है, तो प्रोटीन हम तैयार करेंगे। वो प्रोटीन जो स्टिमुलेट कराएगी किसको भला, हमारे जिस्म के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेशन देगी। तो वो प्रोटीन हम क्या करेंगे, उसका जीन जो है वो बैक्टीरिया में दाखिल कर देंगे जो ये वैक्सीन बनाएगा। तो ये भी जीएमओ होगा। तो इससे जो है ना जो वैक्सीन तैयार होगी, इससे हम क्या करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, इसका हम क्या करेंगे, इलाज करेंगे। जैसे आजकल क्या कहते हैं कोरोना की बीमारी आई हुई है, इससे पहले जो मीज़ल्स थे, टाइफाइड थी, और उसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं उसे पोलियो का मरज़ था, उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। टेक्निक्स में हमारे पास क्या है, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा इसे और। टेक्निक के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब ये है कि जीन के ज़रिए हम क्या करें, उसका इलाज करें, यानी कि मेडिसिन के ज़रिए नहीं। अब ये किसके अंदर होगी, जीन थेरेपी उनके अंदर होगी जिनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक डिजीज़ होगी। अब जेनेटिक डिजीज़ क्या है, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलासीमिया है,
इनका इलाज जो है मेडिसिन से नहीं हो सकता। इनका इलाज हम किससे करेंगे? जीन थेरापी से करेंगे। अब जीन थेरापी में हम क्या करेंगे कि हीमोफीलिया के अंदर ऐसे फैक्टर पैदा नहीं हो रहे जो कि क्या करना चाहते हैं, जो कि अगर कट लग जाए तो खून को रोकना चाहते हैं। यानी कि हमारी जो ये जो है ना, क्या कहते हैं, तो वेन्स ये सेल्फ पंक्चर्ड हैं, यानी कि ये पंक्चर खुद ब खुद लग जाता है अंदर से। तो वो जो हमारे पास होगा प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन वगैरह, तो वो ये नहीं तैयार कर सकते हीमोफीलिया के शिकार जो पेशेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा जीन उनके अंदर इंजेक्ट करेंगे जो कि ये वाली प्रोटीन क्या करेगा, पैदा करेगा, तो उससे वो इसका शिकार नहीं होंगे। सिकल सेल एनीमिया जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें से जब ऑक्सीजन ये उतार देते हैं अपने अंदर से या ऑक्सीजन दे देते हैं, तो इनकी जो शक्ल है वो डिफॉर्म हो जाती है और उनकी शक्ल द्रांति की तरह बन जाती है, तो कहते हैं सिकल सेल। अब उसकी वजह से क्या होता है कि दो सेल एक जगह पे चले जाते हैं और आर्टरी या कैपिलरी को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर ब्लॉक कर देंगे तो आगे किसी को भी ब्लड नहीं मिलेगा। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो सेल्स क्या होना शुरू हो जाएगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी जो है ना, ये थैलेसीमिया का मतलब है कि ये एक क्या है, ये समुंदर है जिसका बड़ा ब्लड का। तो इसके अंदर जो है ना, जो पेशेंट है वो अपने जो ब्लड कंटेंट्स है उसको बरकरार नहीं रख सकता है। तो इसका इलाज हम किस तरह करेंगे, जीन थेरेपी के जरिए करेंगे। हम जीन जो है उसके सेल्स के अंदर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। अब इंजेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ब्लड रिलेटेड जो हैं बीमारियां हैं, तो उनके अंदर हमारे पास का जो बोन मैरो होता है, जो खोखली हड्डियाँ हैं हमारी, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनको इंजेक्ट करेंगे जीन्स को, जीन वाले सेल को, और वो ओरिजिनल यानी कि नॉर्मल ब्लड सेल्स क्या करेंगे, तैयार करेंगे। उनके अंदर एबनॉर्मल ब्लड सेल भी तैयार होंगे क्योंकि उनका अपना बोन मैरो है, वो तो हम सारे का सारा चेंज नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ कुछ चेंज कर सकते हैं। और लेकिन अभी भी कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रखता। दूसरी बात हमारे पास जीन थेरेपी के बाद आ जाती है, वो है जीन टेस्टिंग। अब जीन टेस्टिंग में क्या होगा कि हम एग्जामिन करेंगे, यानी एग्जामिनेशन या एग्जामिन करेंगे किसको, भला डीएनए के मालिक्यूल को। डीएनए के मालिक्यूल मुकम्मल तौर पर एग्जामिन किया जाएगा और इसकी जो है ना, हम क्या कर लेंगे, मुख्तलिफ जो कलर्ड प्रिंट्स बना लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा जीन टेस्टिंग से? अभी आपने ये जो क्या कहते हैं उसे 28 रमज़ान को क्या हुआ था, एक एरोप्लेन गिर गया था जिसमें तकरीबन 97 लोग जो थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। अब क्या हुआ कि वो जल गए थे। अगर वो जल गए हैं तो अब उनकी शक्ल से पहचान नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह जाएगा जो बायोटेक्नोलॉजी ने बताया, वो क्या है, जीन टेस्टिंग। कि हम क्या करेंगे, उन जो हमारे पास कैरेकेसिस मतलब लाशें, जो जली हुई लाशें हैं वहाँ से हम निकालेंगे सेल, उस सेल का निकालेंगे डीएनए और उस डीएनए की क्या कर लेंगे, मैपिंग, और इसको कर लेंगे कलर। फिर हम उनके रिलेटिव्स आएंगे। अब तमाम लाशों की हमारे पास अगर 97 थे तो 97 लाशों की हमारे पास क्या आ जाएगी, मैपिंग और कलरिंग आ जाएगी, वो हम कंप्यूटर में डाल देंगे। फिर उनके आएंगे रिश्तेदार के, ये हमारा जो था ना, कौन सी लाश हमारी है, कौन सी लाश हमारी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उनकी भी डीएनए लेंगे, उनका भी क्या करेंगे, मैपिंग और कलरिंग करेंगे। जिनकी मैपिंग और कलरिंग मैच कर जाएगी वो क्या होंगे, वो आपस में रिलेटिव होंगे, और जिनकी मैच नहीं करेगी वो आपस में रिलेटिव नहीं होंगे। इसी तरह से आपकी बुक में उन्होंने लिखा है कि हम जीन टेस्टिंग करते हैं पैटर्निटी, ये जानने के लिए कि इसका वालिद कौन है, और दूसरा जो है वो हम एंसेस्ट्री, कि अबाओ अजदाद उसके कहाँ से हैं। अब कोई आदमी जो है ना मेकअप करके आ जाए और कहे कि देखें जी मैं तो ना अंग्रेज़ हूँ, तो जब हम उसका जीन लेकर टेस्ट करेंगे पता चलेगा ये तो इंडिया का है या पाकिस्तान का है। तो ये हमें कौन बताएगा, ये डीएनए यानी कि ये जो मालिक्यूल है डीएनए का मालिक्यूल, ये हमें बताएगा। इसी तरह ये जो पैटर्निटी है ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पे हम कहते हैं मैटरनिटी होम्स होते हैं, तो वहाँ पे जो नर्स है वो बात कर भूल जाती है कि ये जो बच्चा है ना ये किसका है, ठीक है, क्योंकि उधर बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो अब वो भूल जाते हैं कि ये बच्चा पता नहीं किसका है।
वो 2-3 लोग आ जाते हैं, कहते हैं ये बच्चा हमारा है। अब इसका फैसला कौन करेगा? वो डीएनए करेगा। उस बच्चे का डीएनए ले लेंगे, तो अब जो उसका दावेदार है उनका डीएनए भी ले लेंगे और मैच करेंगे, जिसके साथ मैच हो जाएगा वो उसका पेरेंट है। तो इसलिए हम पेटर्निटी यानी कि उसके जो है ना वालिदैन का पता लगा सकते हैं, एंसेस्ट्री उसकी नस्ल का पता भी लगा सकते हैं, उसके बावजदाद का पता भी लगा सकते हैं। तीसरी बात जो हम करेंगे वो हमारे पास है, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्या है? क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है ये हम करेंगे, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोनिंग जो है। अब क्या है कि हमारे पास एक जानदार है और वो बेहतरीन किस्म का है, हम कहते हैं बहुत अच्छा जो है ना, ये गाय जो है ना बहुत अच्छा दूध देती है, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी वो बहुत खूबसूरत भी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसी तरह की गाय अगर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका है, वो क्या है? वो कि हम उसके सेल्स लेके उसी तरह की गाय दोबारा क्या करें? तैयार कर लें। इसी तरह कोई हॉर्स है और वो बहुत ही शानदार है, बहुत तेज़ दौड़ता है, उस बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उसी तरह का ही हॉर्स तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी क्लोनिंग करेंगे। इसी तरह प्लांट्स आ जाते हैं, तो प्लांट्स के अंदर तो क्लोनिंग बहुत पहले से जारी है। तो प्लांट्स हमारे पास डिज़ायर्ड प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं? क्लोन कर लेते हैं, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होना चाहते या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, या अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका जेनेटिक मेकअप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हम जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे जानदारों को, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, हम उनकी क्या करवाएंगे? क्लोनिंग करवाएंगे, और उस क्लोनिंग से हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कर लेंगे? वो प्रिजर्व कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। अब हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर हमें जो जिन चीज़ों का सामना है वो पहली है पोल्यूशन। पोल्यूशन के बाद ऑयल स्पिल, तीसरा हमारे पास है लैंड डिग्रेडेशन, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा सीवेज वाटर, ये गटर का पानी। पोल्यूशन, ऑयल स्पिल्ड क्या होगा? ये समुद्रों में आते हैं ना, ये हमारे पास बहरी जहाज, तो उनके जो ऑयल है वो क्या होता है? वो हल्का हल्का स्पिल होता रहता है, किसके अंदर? समुद्र के पानी के अंदर। तो वो ऑयल जो होता है ना, ये क्या होता है? ये इसकी डेंसिटी जो है ना वाटर से कम है, तो ये ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर जो आएगा जानवर बैठेगा या परिंदा आके बैठेगा, उसके ऊपर भी लग जाएगा ऑयल। दूसरा, उसके नीचे जितने भी जानदार होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इस तरह जो है ना, ये हम कहेंगे कि सी के अंदर जो रह रहे हैं प्लांट्स या एनिमल, उनके लिए नुकसानदेह होगा। अब पोल्यूशन का मसला भी है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि लैंड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मिकदार क्या होती जाए? कम होती जाए। सीवर वाटर जो है वो गटर का पानी आ गया। अब इनके लिए हम क्या करें कि हम ऐसे जानदार और ऐसे माइक्रोब्स तैयार कर रहे हैं जो क्या करेंगे? जो ऑयल स्पिल को भी क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। पोल्यूशन को भी क्या करेंगे? वो ख़त्म करना चाहेंगे। लैंड डिग्रेडेशन भी कम करेंगे ताकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार क्या करें? बढ़ा दें। और सीवेज वाटर को अंदर भी जो भी अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स होगा उसको भी ये माइक्रोब, जो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या होगा? ये सारे के सारे GMO होंगे। GMO का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इन बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ जीन्स को हमने इंसर्ट किया हुआ होगा, जो कि पोल्यूशन के अंदर देखेंगे कौन सी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन हो रही है, मुख्तलिफ केमिकल की वजह से पोल्यूशन हो रही है। उन पोल्यूशन को ख़त्म करने वाला जीन जो है वो हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, और ये बैक्टीरिया जो है ना इस पोल्यूशन को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। ऑयल स्पिल्ड के अंदर हम बैक्टीरिया के अंदर वो या माइक्रोब्स के अंदर, जरूरी नहीं बैक्टीरिया कोई और भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर जीन के अंदर हम क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे, जो ऑयल को क्या करेगा? वो डाइजेस्ट कर सकेगा। तो इस तरह वो तमाम ऑयल को जो है ना वो क्या करेगा? वो वहाँ से साफ़ कर देगा। सीवेज वाटर के अंदर जितना भी हमारे पास डेब्रिस है, जो कि हम कहेंगे कि क्या कहते हैं ज़्यादा देर लगाएगा, किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। तो हम ऐसे माइक्रोब्स तैयार करेंगे जो जल्दी जल्दी क्या करें? डिकम्पोजिशन करें। इस डिकम्पोजिशन से क्या होगा कि वो सारे का सारा डेब्रिस जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। अब आपने क्या करना है कि
तो अब आपने क्या करना है कि जिसकी आपको बात को समझ ना आए तो वो आप अपने रेलिवेंट टीचर से पूछ सकते हैं या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको लेक्चर को आपने क्या करना है कि अपने जो बुक है वहाँ से भी इसको पढ़ें और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आपने लाजमी अपने जहन के अंदर रखने हैं। आज का जो टॉपिक है ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें से तकरीबन 80% का जवाब इसके अंदर है। तो इसको लेक्चर को आपने बार बार सुनना है, ठीक है। अल्लाह।